तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर से पहले, कैपेसिटर को छोड़कर उसके पहले तक जितना भी फार्मूला है वो सब फार्मूला को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक एक फार्मूला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पता है, इलेक्ट्रॉन से वर्ड आया है और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर की चार्ज होता है वो रेस्ट में होगा तो उसके स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक में शामिल किया जाएगा। फर्स्ट है 1 कूलम्ब को एम्पियर सेकेंड में बदलने सिखाया गया है। 1 कूलम्ब में 1 एम्पियर सेकेंड होता है, यानी ये भी ऐसा यूनिट है एम्पियर सेकेंड, और कूलम्ब भी ऐसा यूनिट है चार्ज का। प्रैक्टिकल यूनिट होता है एम्पियर आवर, और 1 एम्पियर आवर कितना कूलम्ब के बराबर होगा। तो कूलम्ब ऐसा यूनिट है तो एम्पियर तो ऑलरेडी ऐसा ही है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे और इस आर को सिर्फ सेकेंड में बदल देना है मुझे। क्यों सेकेंड में बदलना है सर? क्योंकि कूलम्ब मतलब होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, जबकि ये एम्पियर इंटू आर लिखा है। तो ये 1 आवर को सेकेंड में 3600 सेकेंड लिख देंगे, तो ये बन जाएगा एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को ही क्या लिखते हैं? कूलम्ब। यानी 1 एम्पियर आर का वैल्यू होगा 3600 कूलम्ब। तो 1 एम्पियर आर का एक्चुअली में मीनिंग क्या हुआ? कितने चार्ज को 1 एम्पियर आर बोलेंगे? तो एक कंडक्टर है, इसके क्रॉस सेक्शन पे ध्यान लगाकर देखना है किसी को। ये कोई ध्यान लगाकर यहाँ से देख रहा है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और ये पर्सन 1 घंटे तक यहाँ देख रहा है ध्यान से, तो अगर 1 एम्पियर करंट कैरिंग वायर में 1 घंटे में 3600 कूलम्ब पास करे तो हम उस चार्ज को बोलेंगे कि 1 एम्पियर आवर चार्ज फ्लो कर रहा है। यानी 1 घंटे में 1 एम्पियर करंट वाले वायर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो करेगा, वही चार्ज का वैल्यू है 3600 कूलम्ब या 1 एम्पियर आवर। चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट है फैराडे, और 1 फैराडे कितने चार्ज को बोलते हैं? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसको 1 फैराडे बोला जाता है। तो 1 मोल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे? एवोगाड्रो नंबर इतना इलेक्ट्रॉन होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ माइनस में इतना चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो एवोगाड्रो नंबर इतना इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, तो मल्टीप्लाई दोनों को कर देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 96,500 कूलम्ब। तो 1 फैराडे का यही वैल्यू होता है। अगला यूनिट है स्टैट कूलम्ब। 1 स्टैट कूलम्ब होता है 1/3 इंटू 10⁹ कूलम्ब, और इसका डेफिनेशन क्या है? 1 स्टैट कूलम्ब कितने चार्ज को बोलेंगे? तो उतने चार्ज को बोलेंगे जब उन दोनों चार्ज को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स 1 डाइन का हो जाए। तो वह चार्ज 1 स्टैट कूलम्ब उतना चार्ज है जिसको 1 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए तो उन दोनों चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो दोनों चार्ज एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे? 1 डाइन से। समझ गए? तो 1 स्टैट कूलम्ब का डेफिनेशन हो गया, और इसका एसआई यूनिट से क्या रिलेशन है? तो 1 स्टैट कूलम्ब होता है 1/3 इंटू 10⁸ कूलम्ब। नेक्स्ट आता है 1 एब कूलम्ब। 1 एब कूलम्ब या एब्सोल्यूट कूलम्ब बोलते हैं, उसको समझने के लिए पहले एब एम्पियर समझते हैं। 1 एब एम्पियर उतना करंट होता है जितने करंट को 2 वायर में फ्लो करा दें और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर रखें तो इन दोनों वायर के बीच लगने वाला फोर्स 2 डाइन का हो जाना चाहिए, क्योंकि करंट कैरिंग वायर फोर्स लगाता है एक दूसरे पे। तो कितना फोर्स लगाना चाहिए? 2 डाइन का फोर्स लगाना चाहिए। तो जिस करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 डाइन का फोर्स आएगा उतने करंट को 1 एब एम्पियर बोलेंगे। फिर एब एम्पियर का ऐसा यूनिट एम्पियर से क्या रिलेशन है? तो 1 एब एम्पियर इक्वल टू 10 एम्पियर होता है, राइट। तो अभी 1 एब एम्पियर को चार्ज से रिलेट करने जा रहे हैं हम। तो करंट क्या होता है? चार्ज बाई टाइम। तो अगर ये करंट 1 एब एम्पियर है तो इसके लिए चार्ज भी 1 एब कूलम्ब कहा जाएगा, और टाइम 1 सेकेंड लिए। तो इसका मतलब 1 एब कूलम्ब होगा कितना? तो ये सेकेंड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 एब एम्पियर इंटू 1 सेकेंड मिलाने से बन जाता है 1 एब कूलम्ब। तो 1 एब एम्पियर को एम्पियर से करेंगे तो देखिए ये 10 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि 1 एब एम्पियर में देखिए 10 एम्पियर था, और ये सेकेंड एज इट इज़ था। और एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या बोल देते हैं हम? कूलम्ब बोल देते हैं। इसका मतलब ये आया कि 1 एब कूलम्ब इक्वल टू 10 कूलम्ब आया। ओके सर, समझ गए। 1 एब कूलम्ब 10 कूलम्ब के बराबर होता है,
और 1 एम्पियर 10 एम्पियर के इक्वल होता है। फिर ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ n एक इंटीजर होना चाहिए और E है फंडामेंटल चार्ज यानी मिनिमम चार्ज विच कैन एग्जिस्ट ऑन अ पार्टिकल, जो कि होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है F इक्वल टू Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का Q, और यहाँ वेक्टर R1 माइनस R2, या स्केलर फॉर्म में आपको मैग्नीट्यूड याद रखना है सिर्फ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला है कि अगर एक रॉड है या वायर है जिस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऐसे दिया हुआ है वायर के ऊपर, तो इसके सामने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा। तो ये जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जो कि इस वायर पे 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, चीरता हुआ जा रहा है उसको, उस डायरेक्शन में को परपेंडिकुलर मैं बोला हूँ क्योंकि इस वर्टिकल ये है ना, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो इसीलिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोला हुआ है। और पैरेलल कंपोनेंट बोला है क्योंकि लाइन के अलॉन्ग है, तो पैरेलल कंपोनेंट आता है k लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है k लैम्डा बाई आर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। थीटा 2 देखिए इसके लोअर एंड का एंगल है और थीटा 1 इसका अपर एंड, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है वो एंगल है। तो याद रहेगा ये फार्मूला। रिंग के ऊपर चार्ज है तो उसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ(x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ पे r क्या है, इस रिंग का रेडियस, और x वो डिस्टेंस है जहाँ पे मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के वजह से निकालना है। एक रिंग का एक सेक्शन यहाँ पे सिर्फ दिया है आर्क, इतने आर्क पे जो कि फाई एंगल बनाया है, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसका फॉर्मूला है 2k लैम्डा बाई आर स्क्वायर साइन 5/2, और ये टोटल एंगल है फाई। रिंग का काम तमाम हो गया। डिस्क का आप देखिए, एक डिस्क है या प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहाँ सिग्मा इस पे एरिया चार्ज डेंसिटी होगा और एक्स दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और आर इस खुद सर्कुलर प्लेट का रेडियस है। नेक्स्ट फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस ने बताया था, और एक प्रैक्टिकली हम लोग देखें कि ये भी फॉर्मूला होता है E डॉट ds का क्लोज कर्व में इंटीग्रेशन। ये चारों तरफ से बंद घर में चार्ज अगर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds करने पे क्या मिलेगा, फ्लक्स, और उस फ्लक्स को निकालने का गॉस ने फॉर्मूला क्या बता दिया, Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। मेटल कंडक्टिंग, अगर एक मेटल बना हुआ है या उसको हॉलो स्फीयर भी बोल सकते हैं या सॉलिड स्फीयर भी चलेगा, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के भी अगर वो कंडक्टिंग है तो सरफेस पे ही चार्ज होता है, वॉल्यूम में तो होता नहीं है, या नॉन कंडक्टिंग हॉलो है। यानी तीन के लिए सेम फार्मूला, तीन के लिए देखिए किसके लिए सेम फार्मूला है, सॉलिड मेटालिक स्फीयर, हॉलो मेटालिक स्फीयर या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हॉलो भी रहेगा और कंडक्टिंग, हॉलो रहेगा और कंडक्टिंग रहे या हॉलो नॉन कंडक्टिंग रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सॉलिड कंडक्टिंग रहे तो भी वो नॉन कंडक्टिंग जैसा ही फार्मूला उसका आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज रहता नहीं है। तो खाली डिफरेंट किसका आता है, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड अगर रहे तो माने वॉल्यूम भीतर भी चार्ज फंसा हुआ है और नॉन कंडक्टिंग है, उसके लिए खाली अलग है। बाकी ऊपर तीनों का सेम है। अंदर का फील्ड ई नॉट मतलब ऑन द सरफेस, ई नॉट ऑन द नहीं, बाहर का इतना है, ऑन द सरफेस मतलब ये एक्स को आर लिख दीजिए, ठीक है। और इनसाइड कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जीरो फील्ड होता है, तो इनसाइड जीरो, ऑन द सरफेस KQ बाई आर स्क्वायर, और आउटसाइड के लिए KQ बाई एक्स स्क्वायर। जैसे ये स्फीयर है, इसका खुद का रेडियस आर है, यहाँ पे निकालना है आपको P पॉइंट पे, तो ये इसकी दूरी x ली हुई है यहाँ आउटसाइड वाले पॉइंट की। अब नॉन कंडक्टिंग है, ऊपर से सॉलिड है, यानी वॉल्यूम में भी चार्ज होगा, तो ऑन द सरफेस और आउटसाइड के लिए तो सेम है फार्मूला, सिर्फ इनसाइड में चेंज हुआ है। कितना होता है इनसाइड में नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के, तो KQ स्मॉल r बाई कैपिटल R Q, या ये भी याद रख सकते हैं रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा बाई r, और अगर ये एक थिन प्लेट है जो कि बहुत लार्ज साइज का है, उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक रॉड दिया है L लेंथ का जिस पे चार्ज दिया हुआ है, जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उससे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल पॉइंट पे क्या होगा,
तो उसका फॉर्मूला है k लैम्डा ln r प्लस l बाई आर। l खुद रॉड का लेंथ है और r इससे डिस्टेंस है जहाँ पोटेंशियल निकालने वाले हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है रिंग पे फील्ड तो हो गया सर, रिंग पे पोटेंशियल बताइए। रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है KQ बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे ही सर्कुलर प्लेट के एक्सिस पे x डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन बाय होम? इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं, एक्सटर्नल एजेंट। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लिखेंगे तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को लिखते हैं हम फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये वर्क डन ए से बी ले जा रहे हैं तो फाइनल पॉइंट क्या होगा? बी, इसीलिए वी बी को फाइनल लिया गया है। फिर वर्क डन निकालने का एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला होता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल लिखना चाहते हैं तो निगेटिव वर्क डन लिखना पड़ेगा, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स बाई चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई डॉट डी आर लिख देंगे, ए से लेकर बी तक किया गया वर्क डन मिल जाएगा। ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है यहाँ, तो इसलिए निगेटिव लगाया हुआ है। निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फिर वही पुराना कहानी, पोटेंशियल जैसे फील्ड निकाले थे वैसे ही पोटेंशियल निकालिए। कंडक्टिंग रहे तो हॉलो और सॉलिड का सेम फार्मूला, और नॉन कंडक्टिंग हॉलो भी इसमें आ जाएगा, और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड का अलग से फार्मूला लिखेंगे। तो ठीक है, इसके लिए सर सबके लिए फार्मूला हो गया। आउटसाइड के लिए k क्यूब बाई आर, एट द सरफेस k क्यूब बाई कैपिटल आर रेडियस के बराबर, और इनसाइड जीरो नहीं इस बार लिखेंगे, इनसाइड यही फार्मूला होता है। जो ऑन द सरफेस होता है पोटेंशियल वही इनसाइड भी होता है। क्लियर हो गया? अब नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड है ऊपर से, तो आउटसाइड का तो पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, सेम फार्मूला k क्यू बाई एक्स। ऑन द सरफेस भी वैसे ही k क्यू बाई आर, एक्स को r से रिप्लेस मैंने कर दिया है। लेकिन इनसाइड नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड स्फीयर के अंदर का पोटेंशियल इतना होता है k क्यू बाई 2r क्यू ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये स्मॉल r कैपिटल R क्या है? तो पूरा स्फीयर का इसका रेडियस कैपिटल R है, और इसके भीतर स्मॉल r डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पे, वो डिस्टेंस स्मॉल r है। लास्ट फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है। तो अगर आपको पोटेंशियल गिवन होगा, पोटेंशियल का इक्वेशन गिवन होगा, अब समथिंग x प्लस 2x प्लस 3y इस टाइप का, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, तो पोटेंशियल तो है स्केलर और इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर, इसलिए उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे। तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स से आपको x के रिस्पेक्ट में करेंगे उस v का डिफ्रेंसिएशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट मिलेगा, और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पोटेंशियल को, इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट। और z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पोटेंशियल के इक्वेशन को, तो z कंपोनेंट मिल जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है, पोटेंशियल गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालेंगे। और उल्टा है तब, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और निकालना है हमको पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैसे निकालेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस ई डॉट डी आर, और डी आर क्या है? ई डॉट डी आर। डी आर है चेंज इन सेपरेशन, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, तब उससे मिलेगा चेंज इन पोटेंशियल। और जब पोटेंशियल का इक्वेशन गिवन होगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे मिलेगा? तो इन्फिनिटी से वो पॉइंट जितना भी डिस्टेंस है सोर्स चार्ज से, उस डिस्टेंस तक लाने में किया गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। और अगर वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। सो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ओके, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना लगेगा? तो पहले मैं बता दूं आपको कि एक स्फीयर अगर दिया हुआ है तो उसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। और प्रेशर कितना लगता है? ये चारों तरफ से ये चार्ज अगर दिया है तो ये रिपेल कर कर के प्रेशर, अंडर प्रेशर रहता है, तो वो प्रेशर होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, ये एक हॉलो स्फीयर है,
या सॉलिड मेटालिक स्फीयर है और इस पर चार्ज है, तो इसके आजू बाजू जो एनर्जी डेंसिटी होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन नॉट, और इसके पास में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k q1 q2 बाई r। अगर कोई हॉलो स्फीयर है तो खुद इस स्फीयर पे चार्ज स्टोर करने में एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, जिसके कारण इसका सेल्फ एनर्जी बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है kq² बाई 2r। सॉलिड मेटालिक स्फीयर का सेल्फ एनर्जी होता है 3kq² अपॉन 5r। टॉर्क का फॉर्मूला होता है डाइपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज और प्लस माइनस चार्ज पास में रखता है, उसको डाइपोल बोलता है। तो चार्ज इंटू सेपरेशन जितना होगा माइनस प्लस के बीच का, वो मल्टीप्लाई कर देने पे जो क्वांटिटी आता है उसको डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो टॉर्क होता है P क्रॉस C और पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस PE, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा PE कॉस θ1 माइनस θ2। यहाँ पे θ1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच का इनिशियल एंगल, और θ2 फाइनल एंगल। अगर पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ है और फोर्स पूछा है तो उसको डिफ्रेंशिएट करना है। माइनस du बाई dr करने से फोर्स मिल जाएगा। फोर्स का x कंपोनेंट चाहिए तो इसका सिर्फ x के अलोंग लेंगे पार्ट। पोटेंशियल एनर्जी तो एक स्केलर फंक्शन रहेगा तो उसको पार्शियल डेरिवेटिव किया जाएगा x के रेस्पेक्ट में, राइट। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी अगर दिया हुआ है और आपको y कंपोनेंट चाहिए फोर्स का y कंपोनेंट चाहिए, तो हम खाली उसका y वाला पार्ट लेंगे या पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। इलेक्ट्रिक डाइपोल के जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kp बाई आर क्यू रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर एक्सियल लाइन पे पूछेगा, एक्सियल लाइन माइनस क्यू प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो एक्सियल लाइन पे पूछेगा तो थीटा 0 पुट कर लेंगे। इक्वेटोरियल पे पूछेगा तो थीटा 90 डिग्री पुट कर लेंगे। और किसी भी एंगल थीटा पे ऐसे पूछेगा कि यहाँ पे बताइए कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो kp बाई आर क्यू रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। वैसे ही पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला होता है kp कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है kp कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। एक्सियल लाइन बोलेगा तो थीटा 0, इक्वेटोरियल पे पूछेगा तो थीटा 90।